नमस्कार, मैं माइकल मिश्राम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का एकमेव निष्पक्ष निर्भीक डिजिटल न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रभात। और आज हम लोग हैं गोंदिया जिले के सालेकसा में, जहां पे मोदी सरकार के 9 वर्ष, भाजपा सरकार के 9 वर्ष, यह विषय को लेकर के जिला भाजपा कार्यकारिणी एवं तालुका कार्यकारिणी ने आज पत्रकार परिषद रखा है। आइए जानते हैं उनसे कि इस पत्रकार परिषद में ऐसे कौनते विकास के मुद्दे जो मोदी सरकार ने इन दिनों में किए हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे। आज गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील पूर्ति पब्लिक स्कूल में भाजपा के जिला एवं तालुका कार्यकारिणी ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जिसमें विशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके 9 वर्ष के विकास कार्य को गिनाया, जिसमें मुख्यतः से जिला अध्यक्ष केशवराव मानकर, पूर्व विधायक बीर सिंह नागपुरे, पूर्व विधायक संजय पुराम, भाजपा नेता शंकर मळावी, तालुका अध्यक्ष गुणवंत बिसेन, पंचायत समिति सदस्य गुमान सिंह उपराळे, तालुका महामंत्री राजेंद्र बडोले आदि नेता व पक्ष के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए देखते हैं आज की ये पत्रकार परिषद। आजच्या भारतीय जनता पक्ष सालेकसा मंडलच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित असलेले मान्यवर सर्व पत्रकार बंधूंनो, माजी आमदार माननीय संजयजी पुराम, मंडळाचे अध्यक्ष मुन्ना भैया बिसेन, आमच्या पक्षाचे जिल्ह्याचे नेते शंकरजी मळावी, गुमानसिंगजी नागपुरे, सर्व महामंत्री आणि सर्व उपस्थित इथं कार्यकर्ता बंधूंनो, मोदीजीच्या राजवटीला 9 वर्ष पूर्ण झालेले आहे आणि मोदीजींनी केलेले कार्यांचे प्रचार प्रसार व्हावा या उद्देशाने भारतीय जनता पक्षाने संपूर्ण देशामध्ये, जिल्ह्यामध्ये आपले खासदार आदरणीय सुनीलजी मेंढे यांनी पत्रकार परिषद घेतली गोंदिया आणि भंडाऱ्याला, आणि प्रत्येक तालुक्याच्या आता पत्रकार परिषदा सुरू झालेल्या आहेत। त्या पत्रकार परिषदेमध्ये विशेषतः आपल्या ज्या काही योजना मोदीजींनी राबवल्या आहेत त्या जनतेसमोर यावं ह्याच्यातला प्रमुख उद्देश आहे। मोदीजीचे 9 वर्ष झाले असल्यामुळे 9 वर्षाच्या त्या हे झालेलं आहे त्याला आपण विस्तृतपणे आपल्याशी चर्चा करायची आहे। 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान झाल्यानंतर 2014ला त्या देशामध्ये स्वच्छ भारत मोहीम सुरू करण्यात आली आहे आणि संपूर्ण देशाला त्याचं महत्त्व, स्वच्छतेचं, आरोग्याचं आदरणीय मोदीजीने संपूर्ण देशाला कळवलं। स्वच्छता मोहीम पूर्ण देशामध्ये राबवली जात आहे। आधी 2015चा जो मुख्य मुद्दा होता, पंतप्रधान आवास योजनेचे काम वेगाने सुरू करणे, या संबंधात तुम्हा सर्वांना माहीत आहे की ज्यांच्याकडे पक्के घरं नाही आहेत त्यांना पक्के घरं देण्याचं आश्वासन आदरणीय मोदीजीने केला होता आणि त्या अनुषंगाने सर्व देशाच्या लोकांना 2022 पर्यंत घरं देण्याचं स्वप्न त्यांनी बघितलं होतं। पण काही राज्यांमध्ये सरकार आपलं नव्हतं, भाजपचं नव्हतं। जसं महाराष्ट्राचं उदाहरण घ्यायचं असेल तर महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, आता आपल्या NDAचं सरकार आलेलं आहे आणि यामध्ये आता जोराने ह्या मोहीमला वेग देण्यात आलेला आहे। 2016चा जो मुद्दा होता महत्त्वाचा, जे 9 मुद्दे होते त्याच्यातला हा तिसरा मुद्दा
नोटबंदीचा धाडसी निर्णय. देशाचे पंतप्रधान यांनी 1000 आणि 500च्या नोटा बंद केल्या. त्याचा परिणाम सर्वांच्या जगासमोर आहे आणि हा तो धाडसी निर्णय होता. त्यामुळे ब्लॅक मनी जेवढा काही होता तो जगाच्या समोर आला आणि जे नंबर 1चा त्यांचा निधी होता त्यांनी आपल्या नोटा बदलून घेतल्या. असल्या प्रकारचं काम झालेलं आहे. 2017मध्ये माननीय पंतप्रधानांनी कराचे समजुरीकरण करण्यासाठी देशभर GST लागू केली. म्हणजे GST लावायचं कारण हेच होतं की देशामध्ये पुष्कळ प्रकारचे कर होते. म्हणजे सर्व करांना एकत्र करून GST नावाचा कर लावलेला आहे, जेणे राष्ट्राचा विकास होण्यासाठी आणि राष्ट्राचा विकास होण्यासाठी ही योजना फायदी झालेली आहे. आता तुम्ही वर्तमानपत्रातच छापून आणलं की 1,57,00,000पेक्षा जास्त GST आपल्या देशाला कलेक्शन झालेलं आहे. हे ताजं उदाहरण आहे. 2018मध्ये आयुष्यमान योजना चालू केली. लाभार्थ्यांना मोफत उपचार दिले. आयुष्यमान योजनेचं ज्यांनी कार्ड तयार केला त्यांना 5 लाखापर्यंत मोफत त्यांचा उपचार करण्याचा धाडसी निर्णय आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी 2018मध्ये केला. बंधूंनो, या योजनेमध्ये अनेक गरीब लोकांना त्याची मदत मिळाली आणि जे मृत्युमुखी पावणार होते असे सर्व लोक ह्या आयुष्यमान योजनेमुळे त्यांना म्हणजे हार्ट अटॅक झाला असेल तर त्यांचं काय म्हणतात ऑपरेशन करून त्यांचं जीव वाचवलं गेलं. म्हणजे अनेक ज्या बिमाऱ्यांसाठी आयुष्यमान योजनेचं कार्ड हे अत्यंत उपयोगी पडलेलं आहे. 2019मध्ये 5वी बाब जी होती महत्त्वाची ती होती जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देण्याचा कलम 370 हटविण्याचा निर्णय मोदीजींनी घेतला. धाडसी निर्णय. संसदेमध्ये 370 कलम हटवून आज खऱ्या अर्थाने काश्मीरला त्यांनी स्वातंत्र्य दिलेलं आहे असं म्हणायला वावगं होणार. 6व्या वर्षीची जी योजना होती 2020ची, सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर अयोध्येत राम मंदिर ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली. 2021 आता कोरोनाची जी साथ आली तिची तुम्हाला कल्पना. कोरोनाची साथ आल्यामुळे देशामध्ये अनेक लोक मृत्युमुखी पडत होते. आपल्या देशात नाही तर संपूर्ण विश्वामध्ये कोरोनाचा हाकार झाला होता. अनेक लोक मृत्यू पावले. सर्वात जास्त कमी लोक आपल्या भारतामध्ये मृत्यू पडले. आणि धाडसी निर्णय जो देशाच्या पंतप्रधानांनी घेतला तो म्हणजे लस निर्मिती करण्याचा. आपल्या प्राण वाचविण्याचं महान कार्य आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी केलं हे खरं आहे. आणि लस पैसे देऊनही देता आली असतील, विकतही लोकांनी घेतलं असतं वाचायसाठी, पण खूप मोफतमध्ये सर्व जनतेला लस उपलब्ध करून देशातल्या असंख्य कोट्यावधी लोकांना प्राण वाचविण्याचं काम महान कार्य मोदीजीनं केलं हे खरं आहे. 2022चं जे स्वप्न होतं ते नरेंद्र मोदीजीचं होतं. डिजिटल इंडियाचं स्वप्न साकार करणे. 5G सेवा सुरू करण्याचा धाडसी निर्णय पंतप्रधानांनी घेतलं आणि मोबाईलच्या ह्याच्यामध्ये खूप मोठी क्रांती ती झालेली आहे. म्हणून असले 2014पासून तर 2022पर्यंत 9 वर्षामध्ये जे अनेक कामं केली आहेत मोदीजी. पण ही जी महत्त्वाची मुख्य 9 मुद्दे मी तुमच्यासमोर पत्रकार परिषदेमध्ये मांडलेला आहे. आता ह्या 13 वर्षामध्ये 9 योजनेच्या व्यतिरिक्त स्टार्टअप इंडिया या योजनेच्या देशभरातील युवकांना यशस्वी आयोजन घडविण्यात आलेलं आहे. स्टार्टअप इंडियाच्या माध्यमातून युवकांना पुढे आणून देशाचं भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी यशस्वी आयोजन माननीय मोदीजीने केलेलं आहे. जनधन योजनेच्या संबंधात तुम्हाला माहिती आहे देशातील 48.93 कोटी नागरिकांचे बँके शून्य बचत खात्या म्हणजे
झिरो बजेटमध्ये, म्हणजे एकही पैसा न टाकता त्याने खाते उघडलेले आहेत. मुद्रा योजना ही अत्यंत आमच्या युवकांसाठी उपयोगी असलेली योजना माननीय मोदीजीने चालू केली. यातून लोकांना स्वस्त कर्ज दिलं आणि आतापर्यंत 40.82 कोटी जणांना 23.2 लाख कोटीचं कर्ज हे युवकांना वाटलं गेलं. हे खरं आहे, समजलं की नाही. म्हणून मुद्रा योजनेचा लाभ हा आपल्या देशातल्या युवकांना, बेरोजगारांना, पुरुष महिलांना, सर्वांना या संबंधातलं मिळालेलं आहे. आज आपण बघतोय की औषधीमध्ये खूप मोठी लूट आहे. आपण औषधं घेतो, ती औषध केवढ्याची आहे याचं एक छोटं उदाहरण सांगतो मी. की आपण थोडंसं मागे गेलं तर साधी तापाची किंवा गोळी जी होती ती 25 पैशाला मिळायची. आज 15 पैसे, 20 पैसे, 25 पैशाला मिळायची. आज ती गोळी 2 रुपये आणि 3 रुपयाला मिळतं. खरं तिची किंमत तेवढी आहे का? नाही. काही औषधाच्या कंपन्या अशा आहेत की ज्या 50% सूट देतात डॉक्टरांना. 50%. मी माझ्या प्रवासामध्ये जे खेड्यापाड्यातले डॉक्टर प्रॅक्टिस करतात त्यांच्याकडे मार औषधं दिसतात. मी सहज एका डॉक्टरला विचारलं की डॉक्टर ह्या ज्या तुमच्या औषधे आहेत ह्या तुम्हाला काय कमिशनमध्ये भेटतात? ते त्यांनी सांगितलं साहेब म्हणे आम्हाला 50% कमिशन मिळतं. आता प्रिंट रेटमध्ये प्रत्येकजण विकतो. म्हणून मोदीजींच्या लक्षात हा जो मुद्दा आला औषधीचा, म्हणून त्यांनी जनऔषधी योजना पूर्ण देशभर आणली आणि स्वस्त औषधीचे 9300 दुकाने आपल्या देशामध्ये प्रस्थापित केली आणि जनऔषधीच्या माध्यमातून जनतेला स्वस्तमध्ये औषधं कशी मिळेल. आता फॉर्म्युला एकच असते, फॉर्म्युल्याचं नाव एक असते, पण प्रत्येक कंपनी आपलं वेगळं वेगळं नाव देत असते. म्हणून या जनऔषधीच्या माध्यमातून अनेक लोकांचे प्राणाची रक्षा करण्याचं काम आदरणीय मोदीजींनी केलेलं आहे. उज्ज्वला योजना, या योजनेतील 9.59 कोटीच्या घरामध्ये LPG कनेक्शन देण्यात आले. महिलांसाठी ही योजना मोदीजींनी राखली होती आणि उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून 9,59 कोटी 9.59 कोटी घरामध्ये LPG गॅसचे कनेक्शन आदरणीय मोदीजींच्या काळात दिले गेले. त्याच्यामुळे उज्ज्वला गॅस योजनेमुळे आपल्या प्राणाची रक्षा करता करता आवश्यक असलेली जंगले वाचविण्याचं महान कार्य आपल्या आदरणीय मोदीजीनं केलेलं आहे. जन आरोग्य योजना या माध्यमातून सरकार या योजनेत आतापर्यंत 4.44 कोटी नागरिकांवर उपचार करण्यात आले. जन आरोग्य योजनेच्या मार्फत 4.44 कोटी नागरिकांवर उपचार करण्याचं काम आदरणीय मोदीजीने केलेले आहे. सर्वात महत्त्वाची आणि शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेली योजना ती म्हणजे शेतकरी सन्मान योजना. देशभरातील 12 कोटी शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये दिले जातात आणि आतापर्यंत मोदीजींनी 13 हप्त्याची रक्कम बँकेमध्ये जमा केलेली आहे. त्यांनी आपलं कागदपत्र बरोबर सबमिट केलेलं आहे, ऑनलाईन केलेलं आहे. अशा सर्व शेतकऱ्यांना मोदीजीच्या काळामध्ये हे शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून आता ह्यामध्ये बढोतरी झालेली आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने ह्या योजनेचं थोडंसं याच्यात भर टाकलेली आहे आणि अधिक ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये आता जमा होणार आहे. देशभरातील 11.66 कोटी कुटुंबांना पिण्याचं पाणी, स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी हर घर जल योजना मोदीजींनी आखलेली आहे. देशातील 100 शहरांचा विकास करण्याचा निर्धार आदरणीय मोदीजीने केला होता आणि पहिल्या स्टेपमध्ये 100 शहरांचा विकास मोदीजीच्या माध्यमातून होत आहे. तुम्हाला आपण आपल्या विदर्भाचाच थोडासा विचार केला, मग अमरावती आहे, नागपूर आहे, अकोला आहे, यासारखे जी शहराचा जो विकास होतो आहे तो ह्या माध्यमातून होत आहे. असली देशातले अनेक शहरांचा विकास करण्याचं काम
आदरणीय मोदीजीने केलेलं आहे. मोदीजींच्या योजना फार आहेत. मागची जी राजवट होती आणि मोदीजीची राजवट होती त्या दोहोतला फरक जनतेला कळावं की खरंच देशाचा आणि गरीब माणसाच्या हिताचा कोणी पंतप्रधान असेल ते आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आहेत. त्यांना आपण लाख लाख धन्यवाद दिलं पाहिजे की ह्या सर्व योजनेचं फलीभूत सामान्य आणि गरीब माणसाला मिळत आहे. म्हणून मी आजच्या या तुमच्या पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचा आभार व्यक्त करतो की असंच आमच्या जनतेची सेवा करून राष्ट्राचा विकास त्यांनी केला पाहिजे. तुमचं वेळ घेतलेला आहे आणि ह्या सर्व योजनेच्या संबंधात पत्रकाराच्या माध्यमातून चांगली बातमी समाजाच्या कोणाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. आपला कोणाला काही विचारायचं असेल तर आपण विचारू शकतो. आपने कहा कि 2014 में स्वच्छता अभियान को घर घर में लेके गए मोदी सरकार, तो मैं ही आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या 2014 के पहले स्वच्छ अभियान नहीं चलते थे? क्योंकि देखा जाए परिस्थिति ऐसी है कि स्वच्छता अभियान आज भी नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका इसी सेक्टर में चल रहा है. ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार से कोई भी योजना नहीं चल रही है. इस पे आप क्या कहेंगे? चलता था ना, पर जिस प्रकार से चलना चाहिए था वो नहीं चलता था. आज उसको जो गति मिली है, गाड़गे बाबा के नाम से अपन स्वच्छता अभियान चला है, नहीं चला है ऐसे नहीं, अपने महाराष्ट्र में भी चला है, समझे कि नहीं. पर जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान की मुहिम चलना चाहिए पूरे देश भर, वो आदरणीय पंतप्रधान जी ने की. आपने अभी कहा कि कोरोना काल में वैक्सीन देश में बनी और जिस तरीके से भाजपा ने प्रोपोगंडा किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के पहले देश में ऐसी और बड़ी विपदा आई थी तो क्या उस समय में देश में टीकाकरण नहीं बना था क्या? तो फिर आप कैसे इस विषय को लेकर के देश में प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम अगर कुछ अच्छी बात करते हैं, हमने कोरोना काल में वैक्सीन का निर्माण किया, प्रोपोगंडा जरूर वो किया, नहीं किया ऐसी बात नहीं, पर वैक्सीन तैयार करने के लिए हम देश के ही नहीं तो विदेशों की भी लोगों की जान बचाने के लिए हमने काम किया. बहुत से देशों को हमने वहाँ उत्पादन नहीं होता था, क्या होता था, पर इतने बड़े पैमाने में उत्पादन करके लोगों की जान बचाना, ये उसमें का महत्व की बात है. पिछले कालरा हुआ, हैजा हुआ, इसके भी वैक्सीन निकली थी, नहीं निकली ऐसी नहीं, पर उसकी उतनी आवश्यकता नहीं थी कि जो जनमानस में उसकी हम ये करें. आज जनमानस में कोरोना के नाम से डर है, आज भी डर है, आज भी हम घबराते हैं कोरोना बोले की. तो घबराने की अब आवश्यकता नहीं है. हमारे देश में कोरोना के संबंध में इतनी वैक्सीन रेडी है कि अब हमारे नागरिकों को भटकना नहीं. बोलना है कि इसके पहले जो देश पे विपदा आई थी वो इतनी भयानक नहीं थी. और अभी जो कोरोना आया वो उससे ज़्यादा भयानक था. मोदी जी के 9 वर्ष के विकास मुद्दे में स्टार्टअप इंडिया की बात कही, तो उसी के लेकर के मेरा एक सवाल है कि स्टार्टअप इंडिया में ऐसा क्या था कि जिसमें देश के युवाओं को फ़ायदा मिला? क्योंकि हमें नहीं लगता कि ऐसा युवा वर्ग ने उनको कुछ फ़ायदा मिला होगा. इस पे क्या कहेंगे? स्टार्टअप इंडिया के अंदर में अनेक योजनाएं आई, जैसे इंडस्ट्री में है, कृषि में है. इनका उपयोग अपने यहाँ के युवकों को देने के बाद, समझे कि नहीं, आज स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से आज 20G शिखर परिषद जो हुई अपने यहाँ और अपने जो अध्यक्ष देश के पंतप्रधान हुए, उस माध्यम से स्टार्टअप के माध्यम से सारे देश में मालूम पड़ गया कि अपने देश के पंतप्रधान ये स्टार्टअप इंडिया में लाकर देश का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं. कृषि में क्रांति लाना पड़ता है, इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं, मुद्रा में लाना चाहते हैं, हर क्षेत्रों को वो स्टार्टअप इंडिया से जोड़ना चाहते हैं. यानी ऐसा कोई भी ये रहे बाकी ना रहे कि वो स्टार्टअप इंडिया से जुड़े और देश विदेश सभी के काम, लोगों के काम में आए. इस प्रकार की योजना माननीय मोदी जी ने. स्टार्टअप इंडिया जब से चला है, आपने बोला है कि युवकों को उसका निश्चित रूप से फायदा मिला, परंतु देखा गया कि कई कंपनियों से युवकों को और जो चल रहे स्टाफ थे उनको बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा. फिर ये स्टार्टअप इंडिया का विषय देखो, बेरोजगारी का जो प्रश्न है वो कोई आज का है ऐसा नहीं है. बेरोजगारी का जो सवाल है वो पहले से ही है और सभी लोग बोलेंगे मेरे को नौकरी मिले तो व्यापार कौन करेगा,
खेती बाड़ी कौन करेगा? आज स्थिति यह है, बेरोजगार बोलते हैं। आज हम अगर हमारे दुकान में एक आदमी रखना चाहते हैं, कंप्यूटर वो आज उपलब्ध नहीं होता, तो बेरोजगारी रही कहाँ, ये समझ में नहीं आता। आदमी में उपलब्ध नहीं होते, खेती में उपलब्ध नहीं होते। ये सारा जो चल रहा है विकास की गति, उसके कारण से सारा हो रहा है। आज सब पढ़े लिखे लोग, कोई पढ़ा लिखा लोग एक बोरी उठाने का काम नहीं कर सकता। आज वो उसको चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। तो ये बेरोजगारी जो दिख रही है, सिर्फ नौकरी चाहिए वालों को, और जो रोज मिलता है वो रोजगार उसको करना नहीं चाहते। ये उसमें की बात है। सही नहीं, आपने बोला कि पढ़े लिखे जो बेरोजगार है उसको आप नौकरी को भी क्लासिफाई किया गया, सरकारी नौकरी, निम्न शासकीय नौकरी, प्राइवेट नौकरी, इस तरीके से, और आप बोल रहे हैं कि वो पूरा उठाना नहीं चाहता। तो ये कहाँ तक के उन युवा बेरोजगारों के लिए सही है? देखो कैसा है, काम जो मिले वो करने की क्षमता अपने में रहनी चाहिए। अगर मुझे जो काम मिलता है उसको मैंने प्रामाणिकता से किया तो देश का भी भला है, उसमें समाज का भी भला है, सारा विकास उसमें है। अगर हम चाहेंगे कि हमको जो मिले, मैं कलेक्टर बनना चाहूँ तो मैं तो नहीं बन सकता ना, उसकी क्षमता मेरे को लाना पड़ेगा। IAS कि मेरे को एग्जामिनेशन पास करना, उस लायक मेरे को होना पड़ेगा। अपनी क्षमता उस प्रकार से हम बढ़ाएं, अपनी योग्यता बढ़ाएं। सब डॉक्टर नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, तो डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने। तो अपने अपने क्षमता के अनुसार स्टार्टअप इंडिया के अंदर में जो भी अपने को काम मिल सकते वो युवकों ने करना चाहिए, उसका फ़ायदा। और अनेक युवकों ने फ़ायदा लिया है ना, नहीं लिया ऐसा नहीं है। ये योजना बिल्कुल गट्ठे पे पड़ी है ऐसा नहीं है। और वो फेमस इसलिए हुई ना, स्टार्टअप इंडिया, ये देश के पंत प्रधान ने जो कोई निर्णय लिया उससे सारे समाज को, युवकों को, सबको उसका लाभ हुआ है। उड़ीसा के बालासोर में बहुत भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जहां पे लगभग 250 से ज़्यादा लोग और 1000 लोगों से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी रेल मंत्री अश्विन कश्यप को क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि इसके पहले देखा गया जब भी रेल हादसे हुए हैं, जैसे कि 1999 में जब अटल जी की सरकार थी तो तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार यादव ये रेल मंत्री थे, और उन्होंने ये कहा था कि ये फेलियर सिस्टम का है, स्टाफ का नहीं। ये कहते हुए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया था। तो क्या इस रेल हादसे को लेकर के अश्विन कश्यप अपना इस्तीफ़ा देंगे? इस पे आप क्या कहेंगे? इशू है, मेरा नहीं है। मेरा विषय है क्या? ये मेरा विषय नहीं है। वो मंत्री का, मंत्रिमंडल का, और उसको जो कुछ देश के पंत प्रधान वहाँ गए, वहाँ मदद जाहिर की, ये सारी कोई बातें हैं। ये जो विषय है सर, ये केंद्र का विषय है, और आप केंद्र के विषयों को लेकर के प्रतिनिधि अब ये 9 साल ले रहे हैं। तो देखो, ये मेरी बात पत्रकार महोदय पहले सुन लीजिए कि ये 9 साल की जो उपलब्धिता है उसके ऊपर हमारी पत्रकार परिषद है। नहीं सर, जहाँ उपलब्धि है तो वहाँ कहीं ना कहीं उसके अरे हाँ, तो शासन उपचार कर रही है ना उसका। तो इसके जिम्मेदारी 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए उनको मदद भी दी है, नहीं दी है। इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। इसके पहले इस्तीफा वो सरकार का काम है, समझे कि रेल मंत्री का काम है। रेल मंत्री उसको लिखो आप पत्रकार करके, वो अपनी जवाबदारी वहन करेंगे। और वो उसकी चौकसी होगी, चौकसी के अंदर में जो निष्कर्ष आएंगे, क्यों हुए, क्या हुआ, क्यों अब इंजन जाके टकराया, ये हुआ, ये सारी बातें आप सबको मालूम है, आपके मीडिया में छप के आई है, प्रिंट मीडिया में। और इसमें और एक विषय था सर, दिल्ली में देश की बेटियां जिन्होंने ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, और वो पिछले कई दिनों से दिल्ली में बैठ कर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि भाजपा के मंत्री जिनका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है, इनके ऊपर में वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ में छेड़छाड़ किया। तो नरेंद्र मोदी जी इन्हें भी क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पे लगाम लगेगी? क्या उन पे कार्रवाई होगी? इस पे आप क्या कहेंगे? कानून जो है वो अपना काम करेगा, कानून करेगा ना। उन्होंने किया है, अब तो कानून उसकी कार्रवाई करेगा। कानूनन जो कार्रवाई है वो उसके ऊपर होने वाली है। तो सरकार इस पे कोई भी दखल नहीं लेगी? सरकार जिसका विषय है वो ले रहा है, नहीं ले रहा है ऐसी बात नहीं है। जिसका विषय है वो ले रहा है, जिसको कानून, उसको कोर्ट में जाएंगे, सजा होगी, उसको भुगतना पड़ेगा। अब वो सही में छेड़छाड़ किया, यहाँ बैठे बैठे हम छेड़छाड़ किया कि नहीं किया ये हम सिद्ध कर सकते हैं क्या? वो कोर्ट में होगा। इतने दिनों से बैठे और लड़ाई लड़ रहे हैं,
इतने दिनों से वो न्यायपालिका का आंदोलन विषय में है। बैठे वो हैं। न्यायपालिका का विषय अपना नहीं है। नहीं, पर आरोप तो आपके मंत्री पे लगा गया। और मंत्री पे होगा तो मंत्री जब सिद्ध हो जाएगा तो राजीनामा देगा, उसको निकाल देंगे हम पार्टी से। एक आखिरी सवाल था आपसे कि देश में आज 80 करोड़ से ज़्यादा लोग मुफ्त अनाज पा रहे हैं और आप नारा लगा रहे हैं कि देश विश्व गुरु की ओर बढ़ते जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि कैसे विश्व गुरु बनते जा रहा है? क्योंकि ये आंकड़ा भाजपा की सरकार आने के बाद बढ़ा है और इसके पहले कम था, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अरे झालं, तुझं पुष्कळ ऐकलं ना, तर बाकीच्या लोकांनाही बोलू दे ना। बाकी लोग नहीं पूछ रहे इसलिए नहीं तो चलो देश समाप्त। में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, फिर देश ये ऐसे घोषणा कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनते जा रहा है, फिर ऐसा कैसे? क्योंकि इसके पहले ये आंकड़ा कम था। समाप्त करू। आज सर्व पत्रकार मंडळी या ठिकाणी भारतीय जनता पक्ष मंडळ सालेकसाच्या वतीनं आयोजित या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी आणि मोदी सरकारला 9 वर्ष पूर्ण या कार्यक्रमात आपण सर्व लोक उपस्थित झालात। आमचे नेते आदरणीय केशवरावजी मानकर यांनी सविस्तर असं आपल्याला पत्रकार परिषदेत उत्तर दिलेले आहे। होता त्या कार्यक्रमामध्ये आपण सम्मिलित झालात आणि आम्ही जे या ठिकाणी हीच सर्व पत्रकार बंधूंना माझी विनंती आहे। मराठी मंडळाचे अध्यक्ष मुन्नाभाई अभिषेक गुरवंतसिंगजी उपराळे, आपण सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकारिणी, तालुका कार्यकारिणी की पत्रकार परिषद, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल के विकास कार्य गिनाए। उसी प्रकार से पत्रकारों ने सूझबूझता के साथ में सत्ता से सवाल किया, जो कि सत्ता से सवाल करने का काम देश के मुख्य चैनलों का काम है, परंतु वो नहीं कर रहे हैं। वो जिम्मा आज सालेकसा तालुका के पत्रकारों ने उठाया और सत्ता से सवाल किया। ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहे न्यूज़ प्रभात के साथ। मेरे सहयोगी बाजीराव तरोने के साथ में मैं माइकल मिश्रा, गोंदिया।